रूट सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 19। वर्तिका की उखड़ती सांसों के साथ जैसे पूरे लिविंग एरिया की हवा भारी हो गई थी। आस्था, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। उसकी उंगलियां अपने सीने पर कस गई थीं, जैसे दिल को पकड़कर रोक लेना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ रात की ठंडी हवा भी जैसे उस लॉन में बहने से डर रही थी। लोहे की रॉड का दूसरा वार पड़ते ही वरदान के घुटने जमीन से टकरा गए थे। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। खून उसकी कनपटी से बहते हुए गर्दन तक आ चुका था, लेकिन वह गिरा नहीं था। उसने जमीन पर हाथ टिकाकर खुद को संभाला और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उस जानलेवा दर्द के बीच भी उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान उभर आई थी जिसे देखकर सामने खड़े गुंडों की रूह कांप गई थी। उनके लिए यह सामान्य नहीं था। मौत के इतने करीब होकर भी कोई कैसे मुस्कुरा सकता है, लेकिन वरदान की मुस्कान के पीछे छिपा था एक भयानक इरादा। उसने अपनी आंखों के सामने बहते खून को अनदेखा किया और अपनी सारी बची हुई ताकत एक ही झटके में बटोर ली थी। गुंडा जो तीसरी बार रॉड चलाने के लिए आगे बढ़ा था, अभी कुछ समझ ही पाता कि वरदान ने बिजली की रफ्तार से उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि गुंडे के मुंह से चीख निकल गई थी। वरदान ने पलक झपकते ही रॉड उसके हाथ से छीनी और उसी रॉड को पूरी ताकत से गुंडे के सिर पर दे मारा था। ठाक की आवाज के साथ वह गुंडा जमीन पर ढेर हो गया था। अब हालात बदल चुके थे। जिसे वे घायल शेर समझ रहे थे, वो अब खून से सना हुआ असली शिकारी बन चुका था। बाकी के चार गुंडे ये देखकर सन रह गए थे। मारो इसे, देख क्या रहे हो? सत्य प्रकाश चिल्लाया। उसकी आवाज में अब साफ डर था। एक गुंडा चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन एक सेकंड के लिए सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया था और अगले ही पल ठाक वरदान ने एक लात उसके सीने पर मारी, जिससे वे फाउंटेन से जा टकराया था। वरदान गुस्से से कांप रहा था। उसके जख्म से खून रिस रहा था, लेकिन उसका जज्बा अभी भी बुलंद था। उसने जमीन पर पड़े पांचों गुंडों को देखा, जो अब उठने की हालत में नहीं थे। शेर अकेला जरूर था। वरदान एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन तुम भूल गए थे कि जंगल अभी भी मेरा ही है, उसने सत्यप्रकाश की ओर देखते हुए कहा, जिसके चेहरे का रंग अब पूरी तरह उड़ चुका था। वरदान के माथे से बहता खून अब उसकी ठुड्डी से होता हुआ सफेद शर्ट पर गिर रहा था, जो लाल धब्बों में तब्दील हो चुकी थी। उसने अपनी हथेली से चेहरे का खून पहुंचा और हथेली बंद कर ली, जिसे दर्द को महसूस ही नहीं करना चाहता हो। उसने अपना रुमाल निकाला और अपनी जोड़ पर बांध लिया था, जैसे अपने सर पे कफन बांध रहा हो। सत्यप्रकाश, जो अभी तक जमीन पर पड़ा सांस संभल रहा था, अब घबराकर पीछे खिसकने लगा था। वरदान की खूंखार आंखों को देखकर सत्यप्रकाश का गला सूख गया था। वरदान, देखो, हम बात कर सकते हैं। तुम मेरे भतीजे हो। भतीजा? वरदान की आवाज में एक डरावनी हंसी घुली हुई थी। उसने सत्यप्रकाश के चेहरे के इतना करीब अपना चेहरा किया कि सत्यप्रकाश को वरदान के जख्मों से गिरते खून की महक आने लगी थी। वरदान ने एक झटके में सत्यप्रकाश का कॉलर अपनी मुट्ठी में भींचा। उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि सत्यप्रकाश का दम घुटने लगा और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। भतीजा उस दिन मर गया था जिस दिन तुमने मेरी बीवी को चोट पहुंचाई थी सत्यप्रकाश। आज सिर्फ वरदान सिंह शेखावत जिंदा है, जिसे तुमने खुद अपने हाथों से राक्षस बनाया है। वरदान ने उसे जमीन से लगभग ऊपर उठा लिया और घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगा था। एक पल को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया था। सत्यप्रकाश के पैर जमीन पर रगड़ रहे थे। वे अपनी जान की भीख मांगते हुए हाथ पैर मार रहा था, लेकिन वरदान की ताकत के आगे वे एक तिनके जैसा लग रहा था। छोड़ दो वरदान, मुझे सांस नहीं आ रही, कोई बचाओ। सत्यप्रकाश की घरघराहट भरी आवाज गूंजी, पर पूरे हॉल में खड़े बाकी गार्ड्स वरदान का वह रौद्र रूप देखकर जड़ हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे आगे बढ़े तो वरदान उन्हें कच्चा चबा जाएगा। वरदान उसे घसीटते हुए ऊपर के उस कमरे के दरवाजे तक ले आया था। उसने एक लात मारकर भारी सागवान का दरवाजा खोला। अंदर बैठी वह लड़की डर के मारे बेड के कोने में सिमट गई थी। वरदान ने सत्यप्रकाश को कमरे के बीचों बीच दे मारा था। सत्यप्रकाश लुढ़कते हुए सेंटर टेबल से जा टकराया था, जिससे कांच के टुकड़े उसके शरीर में चुभ गए थे। वरदान कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने पैर से दरवाजा बंद कर दिया था। उसी वक्त दूसरी तरफ वर्तिका की उखड़ती सांसें अब और तेज हो चुकी थीं। उसकी उंगलियां अपने सीने पर और कस गई थीं, जैसे दिल को पकड़कर रोक लेना चाहती हों। वर्तिका के हाथ कांप रहे थे। दिल की हर धड़कन के साथ उसके अंदर एक अजीब सा डर घर करता जा रहा था, जैसे कुछ ऐसा होने वाला हो जो उसे वरदान से दूर कर सकता है। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि अभी वो अंदर आएगा, अभी दरवाज़ा खुलेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बीते सेकंड के साथ वो उम्मीद दम तोड़ रही थी। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और अभिज्ञान को डायल किया। अभिज्ञान जी, आप कहाँ हैं? वरदान सर कहाँ हैं? वो आपके साथ ही तो हमसे मिलने आए थे। वर्तिका की सिसकियां हॉल की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। उसका दम घुट रहा था। आस्था उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वर्तिका की घबराहट अब एक दीवानगी में बदल चुकी थी। अभिज्ञान जी, बोलिए ना, वो कहाँ हैं?
मेरी उनसे बात कराइए, वो आपके साथ है ना? वर्तिका फोन पर चिल्लाई, लेकिन दूसरी तरफ से अभिज्ञान की आवाज़ कटी फटी आ रही थी। वर्तिका नेटवर्क, मैं बस पहुंचने ही। शांति वाटिका। और फोन कट गया था। वर्तिका ने कांपते हाथों से फोन नीचे किया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने अपने आंसू पोंछे और जोर से सांस ली। शांत वर्तिका, शांत हो जाओ। नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वर्तिका ने अपने सीने पर हाथ रखा और तेजी से चलती धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। उसने अपने डर को जबरदस्ती मुस्कान के पीछे छुपा लिया था। आस्था उसे हैरानी से देख रही थी। वर्तिका का अचानक से यूं बदल जाना उसे समझ नहीं आ रहा था। वर्तिका जल्दी से प्रभाजी के पास घुटनों पर बैठ गई थी। माँ, आप परेशान मत होइए। पापा बेगुनाह हैं, सब कुछ जल्दी साबित हो जाएगा। वो बस पापा को लेने गए हैं और मुझे यकीन है वो पापा को लेकर ही घर लौटेंगे। वर्तिका ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए प्रभाजी की गोद में सर रख दिया था, पर उसके दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ वरदान ने मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई और एक झटके में फर्श पर पटक कर तोड़ दिया था। अब उसके हाथ में कांच का एक नुकीला टुकड़ा था। वरदान के चेहरे पर बहता खून और उसकी आंखों का वह हिंसक नशा देखकर वह लड़की जोर से चीखी, चुप। वरदान की एक दहाड़ ने उसे खामोश कर दिया था। वह लड़की जल्दी से डरकर बाथरूम के दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई थी। वरदान ने बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच से एक भारी नक्काशीदार कुर्सी खींची। लोहे और लकड़ी के टकराने की कर्कश आवाज पूरे कमरे में गूंज गई थी। वह बड़े इत्मीनान से उस पर बैठ गया था, जैसे किसी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो रहा हो। उसके चेहरे पर बहता हुआ खून अब सूखकर काले निशानों में तब्दील हो रहा था, जो उसकी आंखों की लाली को और भी डरावना बना रहा था। सत्य प्रकाश फर्श पर पड़ा, कांच के टुकड़ों से लहूलुहान, अपनी फटी आंखों से वरदान को देख रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी थरथराहट थी। वरदान के होठों पर एक ठंडी और रूह कपा देने वाली मुस्कुराहट तैर गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़े कांच के नुकीले टुकड़े को गौर से देखा, जैसे वह कोई कीमती गहना हो। सत्य प्रकाश, तुम तो कांप रहे हो। वरदान की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें मौत जैसी शांति थी। ये सांसें जो इतनी तेज चल रही हैं, ये डर है या पछतावा? वैसे जो भी है, बड़ा सुहावना लग रहा है। सत्य प्रकाश ने लड़खड़ाती आवाज़ में कुछ कहना चाहा। वरदान, बेटा देखो बेटा। वरदान को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर अपनी जलती हुई आंखें सत्य प्रकाश की आंखों में गड़ाती थीं। अभी तो मैंने तुम्हारे उस गुनाह का हिसाब शुरू भी नहीं किया है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अभी तो सिर्फ धूल झाड़ी है और तुम अभी से थर थर कांपने लगे। अगर अभी ये हाल है तो सोचो, जब मैं सच में कुछ करूँगा तब तुम्हारा क्या होगा। उसने हाथ में पकड़े कांच के टुकड़े को जमीन पर जोर से रगड़ा। उसकी आवाज़ सत्य प्रकाश के कानों में किसी आरी की तरह चुभ रही थी। क्या सत्य प्रकाश जी, आपने तो बोला था कि शेर अकेला आ गया, ये भूल गया कि जंगल अब उसका नहीं रहा। पर आप तो ऐसे कांप रहे हैं जैसे काल आपके सामने बैठा हुआ हो। उसकी आवाज़ सर्द थी। तभी उसकी नज़र बिस्तर की सलवटों पर पड़ी, जो कुछ और ही कहानी कह रही थी। वरदान के चेहरे पर बिस्तर को देखकर एक जानलेवा मुस्कान फैल गई थी। उसके हाथ की कलाई पर बंधी रोलेक्स की सुइयां शांत कमरे में टिक टिक कर रही थीं, जो सत्य प्रकाश के खत्म होते वक्त का इशारा दे रही थीं। वरदान की आंखों में एक अजीब सी वहशियत थी, जो उसकी बनावटी मुस्कान को और भी डरावना बना रही थी। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी वह लड़की कांप रही थी। वरदान ने उस कांच के टुकड़े को सत्य प्रकाश के चेहरे के पास किया और बोला, क्या चाचा जी, इस उम्र में इतनी कड़ी मेहनत? वरदान ने उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वरदान, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये लड़की, ये बस। सत्य प्रकाश की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। जमीन पर उसके पैर थरथरा रहे थे। वरदान ने एक नज़र उस लड़की पर डाली, फिर अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए बोला, ब्लैंकेट लो और निकलो यहाँ से। उस लड़की ने घबराते हुए वरदान के खौफनाक चेहरे को देखा और शरीर पर ब्लैंकेट डालकर उस कमरे से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वह लड़की कंबल ओढ़कर बदहवास हालत में कमरे से बाहर निकली, वरदान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसमें क्रूरता और सुकून का एक अजीब सा मेल था। उसने जमीन पर पड़े सत्य प्रकाश की आंखों में झांकते हुए बड़े धीमे स्वर में कहा, वाह चाचा जी, बाहर ईमानदारी का नकाब और यहाँ ये सच। आपका इज़्हार कुछ और है। वरदान थोड़ा और आगे झुका, हाथ में पकड़े कांच के टुकड़े से सत्य प्रकाश के गाल को हल्के से सहलाया। ठंडे कांच का एहसास होते ही सत्य प्रकाश की रूह कांप गई थी। सोच रहा हूँ कैसा हो कि आपकी शपथ ग्रहण से पहले आपकी ये रासलीला पूरी दुनिया देख ले। कल सुबह जब अखबार खुले या टीवी न्यूज़ पर आपका चेहरा आए तो लोग आपके भाषण की जगह इस कमरे की ये सिसकियाँ सुने। आपकी राजनीति की वो सफ़ेद चादर जिस पर आपने बड़ी मेहनत से दाग छुपाए थे, अगर वो एक झटके में खींच ली जाए तो क्या नज़ारा होगा। सत्य प्रकाश ने कांपते हाथों से वरदान के पैर पकड़ने की कोशिश की। नहीं वरदान, ऐसा मत करना, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। वरदान ने जोर से ठाका लगाया, लेकिन उसकी आंखों की वहशियत कम नहीं हुई थी। उसने नफरत से अपना पैर पीछे खींचा और बोला,
बर्बादी? बर्बाद तो वो हुए थे जिन्हें आपने मिट्टी में मिला दिया। आप तो बस अब अपने किए का इनाम पाने वाले हैं। आपकी शपथ का मंच तैयार है, बस मुहूर्त मैंने तय किया है। वो बियर की टूटी हुई बोतल से सत्यप्रकाश के गालों को खरोंचते हुए बोला, ऋषिता बेदी, आपके मैनेजर मनोहर बेदी की बेटी, उसका बलात्कार किसने किया था? सत्यप्रकाश का पूरा बदन ठंडा सा पड़ गया था, होठों के किनारों पर कालापन आने लगा और वो थूक गटक कर आंखें बड़ी करते हुए बोला, नहीं, पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। वो सब खबरें सरासर झूठ हैं। झूठ? वरदान के चेहरे पर छाई हुई जानलेवा मुस्कान और गहरी हो गई थी जैसे ही सत्यप्रकाश ने झूठ शब्द दोहराया। वरदान ने बिजली की तेजी से अपना भारी बूट सत्यप्रकाश की उसी हथेली पर रख दिया जो फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों के ऊपर जमी थी। नहीं वरदान, छोड़ दो। कमरे की दीवारें सत्यप्रकाश की चीख से थर्रा उठी थी। वरदान ने अपने पैर का पूरा वजन उसकी हथेली पर डाल दिया जिससे कांच का नुकीला टुकड़ा उसकी हथेली को चीरता चला गया था। ताज़ा खून फर्श पर बहते काले निशानों से जाकर मिल गया था। सत्यप्रकाश का चेहरा दर्द के मारे नीला पड़ने लगा था, आंखें उबलकर बाहर आने को बेताब थी। झूठ? वरदान ने बड़े इत्मीनान से अपनी जेब से आईफोन निकाला और उसकी स्क्रीन सत्यप्रकाश की तड़पती आंखों के ठीक सामने कर दी थी। इसे देखिए, अपनी याददाश्त ताज़ा कीजिए। वीडियो प्ले होते ही कमरे का माहौल बदल गया था। स्क्रीन पर जो चल रहा था उसने सत्यप्रकाश के चेहरे से आखिरी रंग भी छीन लिया था। वो वीडियो सिर्फ उसके फोन में था तो वरदान के हाथ कैसे लगा? कैमरे का एंगल ऐसा था कि सत्यप्रकाश का चेहरा और साफ नजर आ रहा था। सत्यप्रकाश का पूरा शरीर ठंडे पसीने में नहा गया था। दर्द और डर के मारे उसका गला सूख चुका था। उसने लड़खड़ाते हुए गुहार लगाई, वरदान, ये डिलीट कर दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कल सुबह मेरा शपथ ग्रहण समारोह है। पूरी दुनिया के सामने मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा, बस इसे हटा दो। वरदान ने पैर का दबाव और बढ़ाया जिससे उसकी चीख कमरे में गूंज उठी थी और खून उसकी हथेलियों के बीच से बहता चला गया था। इस्तीफा? चाचा जी, आप अभी भी सौदेबाजी कर रहे हैं? ये तो इम्प्रेस जी को हमारे बीच घसीटने से पहले सोचना चाहिए था। वरदान की आवाज अब फुसफुसाहट जैसी सर्द थी। कल जब आप उस मंच पर खड़े होकर संविधान की शपथ लेने के लिए हाथ उठाएंगे तो क्या दुनिया को ये खून से लथपथ हाथ दिखाएंगे? आपकी बर्बादी का जश्न तो मैंने उसी दिन तय कर दिया था जिस दिन आपने ऋषिता की रूह को कुचला था। आपको ऐसा गुनाह नहीं करना चाहिए था जिसकी माफी मैं नहीं दे सकता। सेंड कीजिए इसे। वरदान ने फोन को उसके हाथ में थमाया और धीरे से झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, 7 लोग चाचा जी, हर नाम एक सजा होगा और हर सजा तुम्हारी एक सांस कम कर देगी। वरदान की आवाज ठंडी और सपाट थी जैसे कोई यमराज हिसाब कर रहा हो। पहला, श्रीमती निर्मला सिंह शेखावत यानी आपकी धर्मपत्नी। दूसरा, समर। और तीसरा, मोहित यानी आपके वे मासूम बेटे जिन्हें आपने लंदन भेजा है ताकि कोई आपकी कमजोरी को मुट्ठी में लेकर काबू न कर पाए। चौथा, मिस्टर सूर्य प्रताप सिंह शेखावत यानी के पार्टी के लीडर और आपके पूज्य भाई साहब जिन्हें आप हमेशा से नीचा दिखाने का ख्वाब देखते हैं। पांचवा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और छठा, पत्रकार मनोज अग्रवाल। और सातवीं, न्यूज रिपोर्टर मनीषा सिंह, जो इस वीडियो को कल की हेडलाइन नहीं बल्कि आपकी कब्र का पत्थर बनाएंगी। सत्यप्रकाश के गले से एक घुरघुराहट निकली। ये किसी रसूखदार राजनेता की आवाज नहीं थी बल्कि बसशाला में कसाई के सामने बधे किसी मरणासन जानवर की चीख थी। उसके कानों में उस वीडियो की आवाजें और उसकी अपनी बेकाबू धड़कनों का शोर एक जानलेवा जुगलबंदी कर रहा था। वरदान बेटा, मेरी बात सुन, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। सत्यप्रकाश गिड़गिड़ाया। उसके सिल्क गाउन पर पसीने और दहशत की लकीरें उभर आई थी। मेरे बेटे, मेरी बीवी, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पुलिस मुझे फांसी पर लटका देगी। देख, मैं तो ये सब अपनी पार्टी के लिए ही कर रहा था ना। तुम तो जानते हो ना कि उसने विपक्ष के साथ हाथ मिला लिया था। वह लड़की उस गद्दार मैनेजर की मौत के सबूतों तक पहुंच गई थी। वह सबूत बाहर आने से सरकार गिर सकती थी। हम चुनाव हार जाते। मैंने तो तुम पर तुम्हारी कुर्सी पर एहसान किया है, उसे रास्ते से हटाकर। ये वीडियो डिलीट कर दे बेटा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। सत्यप्रकाश, जो कभी विधानसभा में दहाड़ता था, आज वरदान के पैरों में सिर रखकर गिड़गिड़ा रहा था। वरदान की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई थी। उसने सत्यप्रकाश को बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया और कांच उसकी गर्दन में धंसाते हुए बोला, जल्दी फॉरवर्ड कीजिए इसे, बहुत तेजी से। मैं 10 तक गिनूंगा वरना ये कांच आपकी गर्दन के आर पार होगा। 1, 2, 3। हर गिनती के साथ कांच उसकी गर्दन में थोड़ा और धंस रहा था। मेरी बात तो सुनो। सत्यप्रकाश डर से तड़प रहा था। 5, नहीं रुको, 8। हर गिनती के साथ कांच उसकी त्वचा से छूता और उसकी सांसें रुकती चली गई थी। रुको रुको, मैं करता हूँ, मैं भेज रहा हूँ। सत्यप्रकाश की कांपती खून से सनी उंगलियों ने व्हाट्सएप खोला और उन 7 नंबरों पर अपनी बर्बादी का सबूत भेजना शुरू कर दिया था। हर सेंड बटन के साथ उसकी राजनीतिक और सामाजिक हत्या हो रही थी।
जिस सच को छुपाने में सालों लगे थे उसे उजागर होने में सिर्फ एक क्लिक लगा था। वेरी गुड, वरदान ने उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा। तुम यहाँ से कब जाओगे? सत्यप्रकाश गिड़गिड़ाया। उसके हाथ से खून रिस रहा था। वरदान ने सत्यप्रकाश के बालों को अपनी मुट्ठी में और जोर से जकड़ा, जैसे उसकी गर्दन पीछे की ओर झुक गई थी। वरदान का चेहरा अब सत्यप्रकाश के चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी आंखों में दहकती नफरत ने सत्यप्रकाश के भीतर के बचे कुचे साहस को भी राख कर दिया था। इंद्रप्रस्थ जी, वरदान की आवाज जैसे पाताल से आ रही थी। उस नेक इंसान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या गुनाह था उनका जो तुमने उन्हें जीते जी बदनामी के नर्क में झोंक दिया था? सत्यप्रकाश की आंखों से पछतावे के नहीं बल्कि मौत के खौफ के आंसू बह रहे थे। वह हकलाते हुए बोला, वह वरदान, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम कहो तो मैं खुद सीबीआई के सामने जाकर सच गल दूंगा। वो करोड़ों की नकदी और वो काली फाइलें, वो सब मैंने ही उनके घर में रखवाई थी। मैंने ही उन्हें फंसाया था ताकि तुम्हें कमजोर कर सकूं। मैं लिखित में बयान दे दूंगा। बस बस मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो। वरदान का मन किया कि एक झटके में इस दरिंदे का खेल खत्म कर दें। उसकी रगों से बहता हुआ गंदा खून इस फर्श की गंदगी को हमेशा के लिए धो डालें। उसके हाथ कांपे, गुस्सा चरम पर था। तभी वरदान के दिमाग की खिड़की पर वर्तिका का वो चेहरा उभर आया, आंसुओं से भीगी आंखें और मासूमियत जो इस नफरत की आग में झुलस रही थी। उसकी उखड़ती सांसों की याद ने वरदान के हाथ रोक दिए थे। उसे याद आया कि उसे सिर्फ बदला नहीं लेना था, बल्कि उन बेगुनाहों के नाम से दाग भी धोने थे। वरदान ने एक गहरी ठंडी सांस ली और अपनी मुट्ठी खोल दी। उसने नफरत के साथ सत्यप्रकाश के चेहरे को एक झटके में जमीन की ओर धकेला। सत्यप्रकाश का माथा फर्श पर बिखरे कांच से जा टकराया था। वरदान धीरे से खड़ा हुआ अपने माथे का खून पोंछा और कमरे के उस अंधेरे कोने की ओर देखा जहां से अब तक कोई हलचल नहीं हुई थी। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई थी। वरदान धीरे से दीवार पर लगी बड़ी एलईडी टीवी की तरफ बढ़ा। वरदान ने रिमोट का बटन दबाया। स्क्रीन रोशन होते ही सत्यप्रकाश की रूह फना हो गई थी। शहर के हर बड़े न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। उस वीडियो के अलावा जो अभी अभी वरदान ने सबसे शेयर करवाया था, टीवी पर सत्यप्रकाश की उन रासलीलाओं के फुटेज चल रहे थे जिन्हें उसने सालों से तहखानों में दफन कर रखा था। अलग अलग लड़कियों के साथ उसकी आपत्तिजनक क्लिप्स, मैनेजर के साथ उसकी काली डील्स और ऋषिता बेदी के साथ उस रात की हैवानियत, सब कुछ लाइव था। न्यूज़ एंकर चिल्ला रहे थे, सभ्य समाज का असली राक्षस देखिए, वह भी मुख्यमंत्री का घिनौना चेहरा। सत्यप्रकाश ने अपना चेहरा फर्श पर पटक लिया था। अब वह सिर्फ अपराधी नहीं था, वह एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे घृणा भी शर्मा जाए। वह अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। वरदान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट थी। उसने थोड़ा झुकते हुए सत्यप्रकाश के चेहरे को ऊपर किया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, याद है ना सत्यप्रकाश सिंह शेखावत, मैंने कहा था जिस दिन मेरा सब्र टूटा, ना कानून बीच में आएगा और ना ही ये दीवारें, वर्तिका का एक एक कतरा खून मैं तुम्हारी रगों से निचोड़ लूंगा। उसने सत्यप्रकाश के जख्मी हाथ पर अपना पैर रख दिया था। वरदान के पैर के नीचे दबे अपने जख्मी हाथ की असहनीय पीड़ा से सत्यप्रकाश एक बार फिर कसमसा उठा था। टीवी स्क्रीन पर अभी भी उसकी बर्बाद हो चुकी साख का तमाशा चल ही रहा था। तभी दरवाजा खुला। तेज रोशनी कमरे में फैल गई थी और इस बार वरदान अकेला नहीं था। जैसे ही कमरे का भारी दरवाजा खुला, पुलिस कमिश्नर राघवन और सीबीआई डायरेक्टर सिन्हा अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। कमरे का मंजर देखकर वे एक पल के लिए ठिठक गए थे। चारों तरफ बिखरा कांच, फर्श पर बहता खून और अधमरा पड़ा शहर का सबसे रसूखदार राजनेता, जिसके चेहरे पर खालिक पुती थी और जो वरदान के जूतों के नीचे दम तोड़ रहा था। कमिश्नर राघवन ने घृणा और सख्ती से सत्यप्रकाश की ओर देखा। सत्यप्रकाश सिंह शेखावत, उनकी आवाज़ कमरे में गूंजी, आपको इंद्रप्रस्थ जी को झूठे केस में फंसाने, ऋषिता बेदी की हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सिपाहियों ने आगे बढ़कर वरदान को पीछे हटने का इशारा किया। वरदान ने धीरे से अपना पैर हटाया और पीछे हटकर दीवार से टेक लगा ली थी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान ताज़ा थे, माथे से खून अब भी रिस रहा था, लेकिन आंखों में एक भयानक सुकून था, बदला पूरा होने का सुकून। सिपाहियों ने सत्यप्रकाश को बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए खड़ा किया। वह कांच के टुकड़ों और अपने ही खून में लथपथ किसी कीड़े की तरह छटपटा रहा था। वर्दी देखते ही वे एक पल के लिए सुबक उठा। कमिश्नर साहब देखिए, इस लड़के ने मुझे डराया है, ये वीडियो, ये सब झूठ है। लेकिन कमिश्नर की आंखों में उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। झूठ और सच का फैसला अब तो कोर्ट करेगी। मिस्टर सत्यप्रकाश, ले जाओ इसे। जैसे ही सिपाही उसे दरवाजे की ओर घसीटने लगे, सत्यप्रकाश ने अपनी पूरी बची कुची ताकत बटोरकर एक झटका दिया और उनकी पकड़ ढीली कर दी थी। वह पलटा और उसने कमरे के बीचों बीच खड़े वरदान की ओर देखा। सत्यप्रकाश के चेहरे पर जमी खालिक और बहते खून के बीच एक बीभत्स, जहरीली और शैतानी मुस्कान उभर आई थी। उसने अपनी फटी हुई आवाज में वरदान को पुकारा,
जो इस तबाही को शांत नजरों से देख रहा था। वर्धान। सत्यप्रकाश की आवाज में हार की तड़प नहीं बल्कि एक आखिरी सबसे गहरा वार करने का जहर था। सिपाहियों ने उसे जबरदस्ती घसीटना चाहा लेकिन वह चिल्लाते रहा। कमरे की दीवारें उसकी आवाज से थरथरा उठी थी। वर्धान, बहुत गुरूर है ना तुझे उस मामूली सी सेक्रेटरी पर। तुझे लगता है कि तूने उसके दिल में जगह बनाकर उसको पा लिया था। तुझे लगता है कि वो तुझसे प्यार करती है। वर्धान के चेहरे का सुकून एक पल में गायब हो गया था। दीवार पर टिकी उसकी मुट्ठियां सख्त हो गई थीं। वह भारी कदमों से सत्यप्रकाश की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर चोटों के निशान जैसे फिर से उभर आए थे। वर्धान ने बेहद खतरनाक लेकिन चेतावनी भरी फुसफुसाहट जैसी सर्द आवाज में कहा, जुबान संभाल कर सत्यप्रकाश, वरना पुलिस के सामने ही तेरी जुबान खींच लूंगा। सत्यप्रकाश डरा नहीं। वह सिपाहियों की पकड़ में ही थोड़ा और आगे झुका। वर्धान के चेहरे के और करीब उसकी आंखों में एक भयानक मानसिक खेल की चमक थी। सच कड़वा होता है भतीजे। वर्तिका तुझसे प्यार नहीं करती, वो तुझ पर तरस खाती है। हाँ, रहम करती है वो तुझ पर। वर्धान के कानों में जैसे ये शब्द गूंजते ही रह गए थे। आसपास खड़े लोग, पुलिस, सब धुंधला पड़ गया। उसे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, तरस। वर्धान के सीने में जैसे किसी ने बर्फीला खंजर उतार दिया हो। वह सुन रह गया था। ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए थे। तुझे क्या लगा? वो सिसकियां, वो आंसू, वो तेरे प्यार के लिए थे? नहीं वर्धान, वो एक लाचार टूटे हुए इंसान के लिए हमदर्दी थी। वर्धान के दिमाग में अचानक वर्तिका की वो हद से ज्यादा फिक्र करने वाली आंखें घूमने लगी थीं। सर, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? वो बार बार पूछना। वो तुझे पति या महबूब नहीं, एक मरीज समझती है जिसे सहारे की जरूरत है। सत्यप्रकाश ने एक और तंज कसा। एक औरत कभी उस मर्द से प्यार नहीं कर सकती जिससे उसे डर लगता हो या जिस पर उसे दया आए। और वर्तिका की आंखों में मैंने पहले सिर्फ डर और अब सिर्फ दया देखी है। तेरे उस अंधेरे के लिए दया। झूठ, सरासर झूठ है ये। वह लगभग टूटी हुई आवाज में चिल्लाया। सत्यप्रकाश ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा। उसकी शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई थी। तो पूछना उससे कि उसने तेरी माँ से तेरे उन पुराने घावों के बारे में नहीं पूछा। क्या उसने कसम नहीं खाई थी कि वह तुझे इस सच को कभी नहीं बताएगी? वर्धान कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया, जैसे उसके शब्दों का मतलब समझने से इनकार कर रहा हो। लेकिन तभी कमिश्नर राघवन ने एक इशारा किया और सिपाही सत्यप्रकाश को झटके से घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए थे। दरवाजा बंद होने के बावजूद सत्यप्रकाश की वो शैतानी हंसी कमरे में गूंजती रह गई थी। वर्धान कमरे के बीचों बीच कांच और खून के बीच अकेला खड़ा रह गया था। उसके चेहरे पर आंसू और खून मिल चुके थे। पुलिस जा चुकी थी, बदला पूरा हो चुका था, लेकिन वर्धान के मन में संदेह का जो बीज सत्यप्रकाश भो गया था वह उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगा था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला। वर्तिका का नंबर स्क्रीन पर देखा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह फोन मिला सके। स्क्रीन पर वर्तिका की 22 मिस्ड कॉल चमक रही थी। हर कॉल के साथ एक मैसेज था। सर, आप कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है, प्लीज बात कीजिए, मुझे चिंता हो रही है आपकी। पहले जो मैसेज उसे मरहम लगते, अब वे उसे काली फाइल के सबूत लग रहे थे। उसे लगा जैसे इन मैसेजेस के पीछे प्यार नहीं, बल्कि एक लड़की की, एक बीमारी इंसान के प्रति चिंता है। वर्धान बालकनी से पीछे हटा और कमरे के उस अंधेरे कोने की ओर बढ़ा जहां सत्यप्रकाश का खून अभी भी फर्श पर फैला था। उसने जमीन पर पड़े उस फटे हुए सिल्क गाउन के टुकड़े को अपने जूते से कुचला। उसकी नफरत अब एक नई आग बन चुकी थी। उसे लगा अगर वर्तिका का प्यार सिर्फ दया है तो उसे उस प्यार की जरूरत नहीं। उसे अब किसी के कंधे की नहीं बल्कि उस तख्त की जरूरत थी जहां से वे दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सके, ताकि कोई दोबारा उस पर तरस खाने की हिम्मत न कर सके। उसने एक झटके से कमरे का एलईडी टीवी बंद किया। सन्नाटा छा गया था। वर्धान ने ठंडे स्वर में खुद से कहा, अगर दुनिया मुझे एक टूटा हुआ इंसान समझती है तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जब एक टूटा हुआ इंसान बिखरता है तो वह कितना खतरनाक हो जाता है। वर्तिका। उसने नंबर डायल किया। उसकी उंगलियां कॉल बटन पर ठहर गई थीं, लेकिन पहली बार वो सच्चाई का सामना करने से डर गया था। उसने स्क्रीन बंद कर दी थी और अपना फोन जमीन पर पटक दिया था। स्क्रीन चकनाचूर हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका भरोसा। कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, बस टूटी हुई स्क्रीन में उसकी ही परछाई और वो खुद, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीत गया है या हार गया। वर्धान ने एक आखिरी बार उस टूटे हुए फोन की स्क्रीन की तरफ देखा, फिर बिना पीछे मुड़े दरवाजे की ओर बढ़ गया था। दरवाजा खुला और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसके पैर अचानक लड़खड़ा गए थे। एक पल के लिए उसकी नजर धुंधला गई थी। कॉरिडोर की सीधी लाइट टेढ़ी मेढ़ी होकर घूमने लगी थी और उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी गिर जाएगा। लेकिन इस बार उसे संभालने के लिए कोई नफरत नहीं थी,
एक सेकंड के लिए उसका पूरा शरीर जैसे जवाब दे गया था। अब तक जो आदमी अपनी गुस्से और नफरत के सहारे खड़ा था, वह सहारा अचानक टूट गया था। सर! मदन ने झटके से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। वरदान का पूरा वजन उसके कंधों पर आ गिरा था। उसकी सांसें भारी थीं, बेकाबू, जैसे हर सांस सीने को चीरकर बाहर आ रही हो। सर, आपके सर से खून बह रहा है। मदन की आवाज में घबराहट साफ थी। वरदान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और होठों पर एक हल्की बेमन सी मुस्कान आ गई थी। खून? उसने बहुत धीमी आवाज में दोहराया, फिर आंखें खोली। उनमें अब वो वहशत नहीं थी, बस एक अजीब सा खालीपन था। जो दिल खून के आंसू रो रहा है। उसकी आवाज भर्रा गई थी। उसका क्या करें मदन? मदन चुप रह गया था। उसने पहली बार वरदान को इस तरह देखा था, टूटा हुआ, थका हुआ और अंदर से बिखरा हुआ। वरदान ने खुद को थोड़ा सीधा करने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम अभी भी डगमगा रहे थे। कॉरिडोर की सफेद लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थी। हर रोशनी जैसे उसके अंदर के अंधेरे का मजाक उड़ा रही थी। उसने एक बार फिर जेब में हाथ डाला। फोन नहीं था। उसे याद आया वो तो अंदर ही टूट चुका है, ठीक उसकी तरह। वरदान ने हल्का सा सिर झुका लिया और इस बार उसकी मुस्कान में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। चलो, उसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन इस बार उसके कदमों में वो रौब नहीं रहा था जो अंदर था। दूर खड़ी पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली लाइट्स उसकी आंखों में चमक रही थीं, लेकिन पहली बार उसे उस रोशनी में भी सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि आज उसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन तो हरा दिया था और उसी के साथ खुद को भी खो दिया था। वहीं जैसे ही पुलिस के जवान सत्यप्रकाश को घसीटते हुए फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर लाए, वहां का नजारा किसी जलते हुए ज्वालामुखी जैसा था। हजारों की भीड़, जिसमें ऋषिता जैसे मासूमों के इंसाफ के लिए तड़पते लोग और धोखे से भड़की जनता शामिल थी, बेकाबू हो रही थी। मारो इस दरिंदे को, इसे फांसी दो। भीड़ की दहाड़ ने सत्यप्रकाश की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खुला, सुरक्षा घेरे को तोड़कर एक महिला आगे बढ़ी। उसके हाथ में काले रंग की बाल्टी थी। पुलिस को समझ पाती उससे पहले ही उसने धपाक की आवाज के साथ पूरी कालिक सत्यप्रकाश के उस चेहरे पर उड़ेल दी, जिसे वह कल तक भावी मंत्री के गर्व से चमकाता था। सत्यप्रकाश का चेहरा, उसकी सफेद कमीज और उसका अहंकार, सब उस यह कालिक में डूब गया था। वह अंधा होकर हाथ पांव मार रहा था, लेकिन नफरत की लहर अभी थमी नहीं थी। अगले ही पल भीड़ का गुस्सा उस पर फूट पड़ा था। एक पुराना और घिसा हुआ जूता सीधा उसके माथे पर लगा था। पुलिस वाले उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता का आक्रोश इतना तीव्र था कि हर तरफ से उस पर प्रहार हो रहे थे। उसने ना जाने नौकरी और प्रमोशन देने के लालच में कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की थी। अभी भीड़ से एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने सत्यप्रकाश के चेहरे पर थूक दिया था और बस इतना कहा, ये उन बेटियों के लिए जिनकी आवाज तुमने दबा दी थी। किसी ने उसका कॉलर पकड़ा तो किसी ने उसकी पीठ पर जोर से वार किया। सत्यप्रकाश, जो कभी मखमली कालीनों पर चलता था, आज सड़क की धूल और जूतों की मार के बीच अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू उस कालिक के साथ मिलकर उसके गालों पर काले कीचड़ की तरह बह रहे थे। जिस सफेद चादर का गुमान सत्यप्रकाश को था, आज उसी समाज ने उसे तार तार कर दिया था। भीड़ का शोर आसमान चीर रहा था। सायरन, चीखें, गालियां, सब कुछ मिलकर एक ऐसा शोर बना रहे थे जिसमें इंसान की पहचान खो जाती है। पुलिस ने किसी तरह सत्यप्रकाश को गाड़ी के अंदर धकेला और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। गाड़ी के शीशे पर बाहर से पड़ते हाथ जैसे उसकी हर सांस पर हथौड़े मार रहे हों। अंदर सत्यप्रकाश सीट के कोने में सिमट गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चेहरे पर फैली काले खून और आंसू मिलकर उसे पहचान से परे बना चुके थे। उसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां खुद ही पीछे हट गई थी, जैसे वह खुद को छूने के लायक भी नहीं बचा था। नहीं नहीं, मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। उसकी टूटी हुई आवाज गाड़ी के अंदर गूंज कर रह गई थी। उसी वक्त फार्म हाउस के अंदर से एक काली गाड़ी धीरे धीरे बाहर निकली। हेडलाइट्स ने भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाया। मदन ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी नजर बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थी। पीछे वरदान सिर सीट से टिकाए बैठा था, आंखें बंद, सांसें भारी और माथे से बहता खून अब उसकी गर्दन तक जमने लगा था। सर, हॉस्पिटल चलते हैं, मदन ने हिम्मत करके कहा। कोई जवाब नहीं। बस कुछ सेकंड बाद वरदान के होंठ हिले। सीबीआई ब्यूरो चलो। मदन की उंगलियां स्टीयरिंग पर और कस गई थी। उसे उम्मीद थी कि वरदान कम से कम इस वक्त अपनी हालत पर तरस खाएगा, पर सीबीआई ब्यूरो के उन दो शब्दों ने साफ कर दिया था
कि वरदान के अंदर की आग अभी बुझी नहीं है, बल्कि वो अब खुद को ही भस्म करने की राह पर निकल पड़ा है। गाड़ी की पिछली सीट पर पसरा सन्नाटा भारी था। बाहर का शोर, जनता का वो आक्रोश और सत्यप्रकाश की चीखें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। वरदान की बंद आंखों के सामने रह रहकर वर्तिका की नम आंखें याद आ रही थीं। वह खुद कितना भी तड़प रहा हो, पर वर्तिका के आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रात का सन्नाटा ब्यूरो के गलियारों में गूंज रहा था। जैसे ही काली रेंज रोवर वहां रुकी, मदन फुर्ती से उतरकर पीछे का दरवाजा खोलने भागा। सर संभलकर मदन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वरदान ने बिना उसकी मदद लिए बाहर कदम रखा। उसके सफेद शर्ट पर खून के धब्बे और चेहरे का वो खालीपन देखकर वहां तैनात संतरी भी अपनी जगह ठिठक गया था। वरदान के चलने में वो पहले वाला रौब तो नहीं था, पर एक अजीब सी जिद थी। अंदर दाखिल होते ही वरदान सीधे उस कैबिन की तरफ बढ़ा जहां लाइट जल रही थी। वहां मौजूद अधिकारी उसे इस हालत में देखकर दंग रह गए थे। ब्यूरो के उस कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। जैसे ही वरदान ने कैबिन के अंदर कदम रखा, वहां मौजूद जूनियर ऑफिसर्स, वही जिन्होंने कुछ घंटे पहले इंद्रप्रस्थ जी को बेइज्जत किया था और वरदान का मजाक उड़ाया था, हैरानी से अपनी कुर्सियों पर जम गए थे। उनमें से एक ऑफिसर, जिसने वरदान को एक्स मुख्यमंत्री कहकर ताना मारा था, व्यंग्य से कुछ कहने ही वाला था कि तभी सीनियर ऑफिसर डीआईजी राघवेंद्र, जो मेज के दूसरी तरफ फाइलें देख रहे थे, अचानक खड़े हो गए थे। उनकी कुर्सी पीछे खिसकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई थी। अगले ही पल राघवेंद्र ने अपनी टोपी ठीक की और हाथ उठाकर वरदान को एक कड़क सैल्यूट ठोक दिया था। पूरे कमरे में जैसे ऑक्सीजन कम हो गई थी। उस जूनियर ऑफिसर्स की सांसें हलक में अटक गई थीं। सर बैठिए, प्लीज बैठिए। राघवेंद्र की आवाज में सम्मान और घबराहट का एक अजीब सा मिश्रण था। उन्होंने अपनी खुद की कुर्सी की तरफ इशारा किया। वरदान खामोश रहा और बिना कुछ बोले राघवेंद्र की दी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। उन जूनियर ऑफिसर्स के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। जिसने वरदान पर तंज कसा था, उसकी तो जुबानी जैसे लकवा मार गई हो। उसे याद आया कि कैसे उसने वरदान को धकेला था, कैसे इंद्रप्रस्थ जी की गिरफ्तारी पर ठाके लगाए थे। राघवेंद्र ने पीछे मुड़कर उन कांपते हुए अफसरों को देखा और तल्खी से बोले, खड़े क्या देख रहे हो, सैल्यूट करो। कमरे का तापमान जैसे गिरकर शून्य पर पहुंच गया था। वो ऑफिसर जिसने वरदान को धक्का दिया था, उसके हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए थे। उनका सीनियर अधिकारी खुद उन्हें वरदान को सैल्यूट करने को बोल रहा था। कमरे की खामोश दीवारें भी उस जूनियर ऑफिसर के धड़कनों का शोर सुन सकती थीं। राघवेंद्र की दहाड़ ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। वह ऑफिसर जिसके चेहरे पर कुछ देर पहले तक सत्ता का अहंकार और वरदान के लिए नफरत थी, अब वहां सिर्फ मौत जैसी सफेदी थी। उसने कांपते हुए अपने हाथ को माथे तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां पत्थर की हो चुकी थीं। राघवेंद्र की आंखों में जलती तलखी उसे भस्म कर देने के लिए काफी थी। वरदान ने एक नजर उस ऑफिसर पर डाली, वही चेहरा जिसने चंद घंटों पहले इंद्रप्रस्थ जी की बेबसी पर ठाका लगाया था। वरदान की आंखों में ना गुस्सा था ना बदला, वहां सिर्फ एक गहरी डराने वाली शांति थी। सैल्यूट सर। आवाज उस ऑफिसर के गले में ही घुटकर रह गई थी। वरदान ने एक नजर उसे देखा। आंखों में अब भी खून उतरा हुआ था और चेहरे पर वही बेजान मुस्कान। सैल्यूट हाथ से नहीं, नियत से किया जाता है ऑफिसर। वरदान की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कैबिन की दीवारों को चीर रही थी। तुमने आज इंद्रप्रस्थ जी को नहीं धकेला था, तुमने कानून की उस गरिमा को धकेला था जिसे पहनने के तुम लायक नहीं हो। राघवेंद्र ने तुरंत झुककर मेज पर रखे पानी का गिलास को वरदान की तरफ बढ़ाया। सर, आपकी चोट, मेडिकल टीम बस आती ही होगी। वरदान ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया था। उसने मेज पर सत्यप्रकाश के काले कारनामों की वो ब्लू चिप रखी जिसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी थी। ये लो। वरदान ने राघवेंद्र की आंखों में देखते हुए कहा, सत्यप्रकाश की सत्ता, उसका गुरूर और उसके गुनाह, सब कुछ इस एक चिप में है। उसे उस सेल में डालना जहां सूरज की रोशनी भी आने से डरे। फिर वह उस ऑफिसर की तरफ मुड़ा जो पसीने से नहाया हुआ था। तुमने कहा था ना कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा। वरदान कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। राजनीति गंदी है, इसीलिए कभी कभी शेर की खाल में छिपे गीदड़ों को सामने लाने के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, लेकिन सिस्टम को साफ करना मेरा पेशा है। मदन तुरंत फाइलें लेकर आगे बढ़ा। वरदान ने उठते हुए कहा, इंद्रप्रस्थ जी को अभी इसी वक्त रिहा करो, और जो बदतमीजी इन लोगों ने उनके साथ की है राघवेंद्र, मुझे सुबह तक इनके सस्पेंशन लेटर मेरी टेबल पर चाहिए। वरदान की आवाज में जो ठंडक थी
वो उन तीनों ऑफिसर्स की रूह कपाने के लिए काफी थी। उसने मेज पर रखे अपने हाथ को धीरे से पीछे खींचा और उन तीनों की आंखों में आंखें डालकर गुर्राया, अब बाहर निकलो। वो ऑफिसर जिसने वरदान को धक्का दिया था अपनी सूखी हुई जुबान से कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। सर सर हमें हमें अंदाजा नहीं था, प्लीज एक मौका। आई सेड आउट। वरदान ने अपने दांत पीसते हुए इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरे कैबिन की खिड़कियां थरथरा गई थीं। वो तीनों झटके से पीछे मुड़े और लगभग भागते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे, जैसे पीछे कोई आदमखोर खड़ा हो। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वरदान ने अपनी आंखें मूंद ली थी। उसकी देह अब जवाब दे रही थी। उसने उठने के लिए मेज का सहारा लिया, लेकिन राघवेंद्र ने आगे बढ़कर उसे कंधे से थाम लिया था। बैठो वरदान, अभी नहीं। राघवेंद्र की आवाज अब एक सीनियर ऑफिसर की नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त की थी। इंद्रप्रस्थ जी को घर पहुंचाओ राघव, मेरा काम हो गया। वरदान ने लड़खड़ाती आवाज में कहा और बाहर जाने की कोशिश की। राघवेंद्र ने उसे जबरदस्ती कुर्सी पर वापस बिठाया और दृढ़ता से कहा, मैंने एक ऑफिसर होने का फर्ज अदा कर दिया है वरदान, पर एक दोस्त होने के नाते तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगा। मेडिकल टीम बाहर इंतजार कर रही है। एक बार बैंडेज करा लो, बहुत खून बह रहा है, तुम गिर जाओगे। मुझे मुझे मरहम की जरूरत नहीं है। वरदान ने बेरुखी से हाथ झटकना चाहा, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। तभी कमरे के कोने में खड़े मदन के फोन की रिंगटोन सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, वर्तिका। वरदान ने मदन की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दौड़ गई थी। मदन ने बिना पूछे कॉल रिसीव किया और उसे स्पीकर पर डाल दिया था। मदन भैया। वर्तिका की आवाज फोन से फूट पड़ी थी। वह कांप रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे पता है वो आपके साथ होंगे। कहाँ है वो? उन्हें फोन दीजिए। वरदान पत्थर की मूरत बन गया था। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गई थी। मदन भैया, आप चुप क्यों हैं? वो ठीक तो है ना? वर्तिका का गला रुंध गया था। बताइए उन्हें कि मुझे यहाँ सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है। मुझे मुझे बस ऐसा लगा जैसे वो बहुत बड़ी तकलीफ में है। उन्हें कुछ हुआ है क्या? वरदान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे वे उन आंसुओं को रोकना चाहता हो जो उसकी आंखों के कोरों तक आ गए थे। वर्तिका ने फोन के दूसरी तरफ से लगभग चीखते हुए कहा, कुछ बोलिए ना, मैं बता रही हूँ। अगर कुछ हुआ उन्हें तो आपने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा है। सर, अगर आप सुन रहे हैं तो अभी इसी वक्त मुझसे बात कीजिए। कैबिन में मौजूद राघवेंद्र और मदन दोनों खामोश थे। वरदान का हाथ जो मेज पर रखा था धीरे धीरे मुट्ठी में भींचने लगा था। वरदान की मुट्ठी धीरे धीरे और कसती चली गई थी। उसकी नसें उभर आई थीं, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, खुद को रोकने की जद्दोजहद से। फोन के उस पार वर्तिका की रुआंसी आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। सर प्लीज, एक बार बोलिए, कुछ तो कहिए। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, वो टूटने की कगार पर खड़ी थी। वरदान ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लाल, नम और बुरी तरह खाली। उसने मदन के हाथ से फोन लिया, लेकिन अपने कान तक ले जाने में भी उसे जैसे सदियां लग रही थीं। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थीं। हेलो, बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में खून, दर्द, थकान और टूटा हुआ दिल सब कुछ था। उधर कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, जैसे वर्तिका को यकीन ही नहीं हुआ हो कि ये आवाज सच में उसी की थी। सर? उसकी आवाज कांप गई थी। मैं ठीक हूं, वरदान ने तुरंत कहा, बहुत छोटा, बहुत सीधा और पूरी तरह झूठ। झूठ? वर्तिका ने बिना एक सेकंड गवाए कह दिया। कमरे में खड़े राघवेंद्र और मदन एक दूसरे को देखने लगे। आप ठीक नहीं है, मुझे पता है। उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन यकीन से भरी। आप जब भी झूठ बोलते हैं ना, आपकी सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं। वरदान की उंगलियां फोन पर और कस गई थीं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये चिंता वर्तिका इसलिए कर रही है कि वो उससे प्यार करती है, या इसलिए कि उसे तरस आ रहा था कि कहीं वो टूट तो नहीं गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए थे। कहाँ हैं आप? वर्तिका ने धीरे से पूछा। मैं आ जाऊं आपके पास? नहीं। इस बार वरदान की आवाज तेज निकली, इतनी तेज कि वह खुद भी चौंक गया था। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया था। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ कोई नहीं बोला। फिर वरदान ने आंखें बंद कर ली थीं और इस बार उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मत आओ। क्यों? वर्तिका का सवाल सीधा था। वरदान हंसा, एक बहुत हल्की टूटी हुई हंसी। बोलिए ना, क्यों? वर्तिका की आवाज सीधी थी,
कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी, फिर वरदान ने धीरे से कहा, क्योंकि हल्का सा रुक कर, अभी तुम आओगी तो मैं शायद खुद को रोक ना पाऊं। वर्तिका चुप हो गई थी, जैसे उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। वरदान ने आंखें बंद की और इस बार सीधा कहा, इंतजार करो। किसका? मेरा। एक सेकंड रुका और बोला, मैं तुम्हारे पापा को लेकर आ रहा हूं। अगली सुबह 7 बजे सुबह की हल्की नीली रोशनी घर में फैल रही थी, लेकिन वर्तिका की आंखों में रात भर की थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार बार मुख्य दरवाजे की ओर देख रही थी। आस्था सोफे पर ही झपकी ले रही थी, लेकिन वर्तिका की धड़कनें किसी अनहोनी के डर से तेज थीं। अचानक डोरबेल बजी। वर्तिका के कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ भागे। सर और पापा आ गए क्या? उसके होठों पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ गई थी। उसने झटके से लॉक खोला। सामने इंद्रप्रस्थ जी खड़े थे, लेकिन वो पिता नहीं थे जो गर्व से सिर उठाकर चलते थे। उनके कंधे झुके हुए थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में वो चमक गायब थी जो हमेशा वर्तिका को ढांढस बंधाती थी। उनके सफेद कुर्ते पर दाग थे, शायद उस जिल्लत के जो कल रात पुलिस स्टेशन में उनके हिस्से आई थी। पापा? वर्तिका की आवाज भर्रा गई थी। वह तुरंत आगे बढ़ी और उनका हाथ थाम लिया। पापा, मुझे यकीन था, मुझे पता था कि आप वापस आ जाएंगे। देखिए, मैंने कहा था ना, आप बेगुनाह हैं। इंद्रप्रस्थ जी ने अपनी बेटी की आंखों में नहीं देखा। उनके दिमाग में अभी भी ऑफिसर्स के वो ताने और पड़ोसियों की दुत्कारती हुई नजरें और बातें गूंज रही थीं। एक ईमानदार इंसान के लिए उसकी इज्जत ही उसका सब कुछ होती है, और कल रात वह इज्जत कांच की तरह चकनाचूर हो गई थी। वर्तिका ने उन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठाया और तुरंत रसोई से पानी का गिलास ले आई। पापा, पानी पीजिए, सब ठीक हो गया है, अब कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। इंद्रप्रस्थ जी ने सुन होकर गिलास पकड़ा। उनके होठ कांपे पर शब्द नहीं निकले थे। वर्तिका की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उस लंबे रसूखदार साये को ढूंढ रही थी जिसने कॉल पर कहा था कि वह उसके पापा को लेकर आ रहा है। तो अब कहाँ था? उसने अपनी हिचकिचाहट दबाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, पापा, सर, वरदान सर वो नहीं आए? इंद्रप्रस्थ जी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए ममता तो थी, लेकिन साथ ही एक गहरा दुख भी। उन्होंने बाहर खड़ी उस काली रेंज रोवर की ओर देखा जो अभी अभी वहां से धूल उड़ाती हुई गुजरी थी। वो उनके पिए मदन मुझे घर तक छोड़ने आए थे, वर्तिका। इंद्रप्रस्थ जी की आवाज बहुत भारी थी। अपने पापा की बात सुनकर वर्तिका को अपनी उखड़ती सांसों के बीच फिर से वही घबराहट महसूस होने लगी थी। उसकी नजर दरवाजे पर ही जमी रह गई थी, जैसे उसे अब भी यकीन हो कि वो आएगा, लेकिन इस बार शायद वो सच में वापस नहीं आने वाला था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.